हेलो सुपर लर्नर्स, आप सबका फिर से स्वागत है एक नए लेक्चर में जिसमें हम 11th फिजिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 4th लेक्चर कवर करने वाले हैं। इससे पहले इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मैं ऑलरेडी 3 और लेक्चर कवर कर चुका हूं और बाकी मेरा प्लान है कि मैं पूरा 11th और 12th का जो फिजिक्स है फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वो इस पर्टिकुलर चैनल पे अपलोड करूं। तो डेफिनेटली आप सभी लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलिए अब बात करते हैं कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसके नोट्स वगैरह हमें कहां से मिलेंगे। अगर आप एक नए लर्नर हो तो इस पार्ट को जरूर देखना, अगर पुराने हो तो थोड़ा सा स्किप करके आगे जा सकते हो। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को कि इस लेक्चर के अंदर हम वो हर एक चीज कवर करेंगे जो हमने लेक्चर 1 2 3 में नहीं किया, जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, एस्टिमेशन ऑफ एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, बाकी सारी चीजें। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 2 3 और 4 मिला के हमने टोटल 9 पॉइंट्स कवर किए हैं, 9 टॉपिक्स कवर किए जो आपके किताब के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद 1 2 लेक्चर्स और आएंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स वगैरह कवर कर लेंगे। अब इस बात को समझते हैं कि इसके नोट्स वगैरह मैं यूजुअली कहां अपलोड करता हूं। तो हमारा एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है, आई रियली वांट कि आप लोग इसको ज्वाइन कर लो, बट टेलीग्राम चैनल वगैरह कई बार डिलीट हो जाता है, तो आप इसको देख लेना। अगर रहेगा तो यहाँ पे आपको नोट्स मिल सकते हैं और यहाँ पे नहीं मिलता तो डेफिनेटली आपको हमारे इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे मिल ही जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, समय के साथ अपडेट होते रहते हैं। फ्री मटेरियल्स के अंदर आपको जाना है, वहां पे आपको क्लास 11 का एक फ्री कोर्स दिखेगा, उसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएगा। सॉर्टेड। चलिए अब बात करते हैं अगर आपको यू एप्लीकेशन कैसे यूज करना है। अगर डाउटफुल हो तो चैट में जाकर के बिल्कुल आपको लिख देना है हाउ टू यूज दिस ऐप, और आपको कुछ वीडियोस हम भेज देंगे मोबाइल और लैपटॉप पे कैसे यूज करते हैं उसका, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बाय द वे इसी एप्लीकेशन में हमारे कई सारे बैचेस भी होते हैं, उसमें एडमिशन लेने के लिए ये इंक्वायरी नंबर है, कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। यह हमारा आज का पहला टॉपिक है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। क्या होता है एक्यूरेसी? एक्यूरेट होना। एक्यूरेट मेजरमेंट का मतलब होता है कि मेजरमेंट दैट शोज ट्रू वैल्यू। मैं अगर कह रहा हूं कि ये 15 सेंटीमीटर का पेन है तो बिल्कुल 15 सेंटीमीटर ही मेजरमेंट आना चाहिए स्केल से नापने के बाद, ये हो गया एक्यूरेट मेजरमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए ये रॉड को देखो तुम, ये जो मेरा रॉड है, ये रॉड का जो लेंथ मैंने एक टेप से मेजर किया तो मुझे पता चला एक स्केल टेप से मेजर करने के बाद कि 6.25 मीटर इतना लंबा हमारा बेसिकली ये रॉड है या फिर पाइप है। अब क्या होगा, मेरे पास 3 मेजरमेंट टेप थे, मतलब मान लो कि मेरे पास 3 स्केल है। एक स्केल का नाम है स्केल ए, एक स्केल का नाम है स्केल बी और एक स्केल का नाम है स्केल सी। अब तीनों से मैं इसको मेजर करता हूं। पहले ए से मैंने मेजर किया तो मुझे 6.23 आया, नहीं गलत है। बी से मैंने मेजर किया तो 6.25 आया, बिल्कुल सही है। और सी से मैंने मेजर किया तो 6.27 आया। अब ये 3 बार सेम पाइप को, सेम रॉड को मेजर करने से 3 अलग रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसी को तो हमें इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर समझना है। अब ध्यान से समझो, यहां पे जो 6.25 है ये मेरा एक्यूरेट मेजरमेंट है। एक्यूरेट मेजरमेंट का मतलब होता है कि जितना है उतना ही आएगा, ना इधर ना उधर। एक्यूरेट मेजरमेंट में हम 19-20 का फर्क नहीं बोलते, बिल्कुल एक्यूरेट 100% यही है। चलो एक कुछ और टर्म्स में आपको बताता हूं। एक्यूरेसी को तुम ऐसे भी समझो, हाउ क्लोज इज मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। जब हमने ये 3 स्केल से मेजर किया तो भाई 6.25, ये ट्रू वैल्यू हमारा 6.25 है, इसके कितने क्लोज है। अगर 100% क्लोज है तो मैं बोलूंगा कि 100% एक्यूरेट है। अब एक चीज होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन को तुम ऐसे समझो कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस नियरली आइडेंटिकल वैल्यूज। मतलब यहां पे कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें 100% एक्यूरेट मिलने वाला है, बट इस बात की पूरी गारंटी है कि जो तुम्हें मिलेगा हर बार उसी के आसपास का कुछ मिलेगा। हम कहते हैं ना 19-20 का फर्क, पर हर बार उतना ही 19-20 का फर्क होगा, कभी 19 और 50 हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे समझो कि एक रॉड है, इसका लेंथ है 2.70 मीटर, काफी लंबा रॉड या पाइप हो गया, और हर बार हमें इसी के आसपास का कुछ तो मिल रहा है। समझ रहे हो, कभी हमें 2.70 मिल रहा है, कभी 2.69 मिल रहा है, कभी 2.59, ये नहीं मिलेगा, बहुत दूर का फर्क हो गया, राइट। तो आसपास का कुछ मिल रहा है तो मैं बोलूंगा प्रिसाइज है। मैं आपको प्रिसीजन ना एक और तरीके से समझाना चाहता हूं कि प्रिसीजन को आप ऐसे समझो कि मैं एक बार डिसाइड किया कि मैं काफी हट्टा कट्टा आदमी दिख रहा हूं, तो ठीक है, तो मैंने एक बार डिसाइड किया कि मैं अपना वेट लूज करूंगा। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना वेट लूज करूंगा तो मैंने एक वेइंग कार्ट मंगाया जिसमें बॉडी का फैट, बॉडी का वाटर कंटेंट और अलग अलग चीजें बताती है।
तो जिस कंपनी से मैंने उसको खरीदा, उस कंपनी को मैंने कॉल किया, मैंने बोला इज दिस एक्यूरेट, क्या ये वेइंग कार्ट, ये जो वजन करने वाला मशीन है, क्या ये 100% बताएगा कि हाँ मेरे बॉडी में 20% फैट है कि 12% फैट है? तो उसने बोला देखो सर 100% एक्यूरेट तो नहीं बताएगा बट इट इज प्रिसाइज। तो वो कहना चाह रहे थे कि अगर इस बार इतनी गलती है तो आप 100 बार मेजर करोगे तो 100 बार गलतियां उसी हिसाब से होगी, तो आप एक अंदाजा लेकर के प्रिसाइज मेजरमेंट लेकर के आगे बढ़ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझो कि मेरे पास एक स्केल है, यहाँ पे मेरे पास वैसे एक स्केल है ही, तो मेरे पास एक स्केल है और ये स्केल गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ स्केल से मैं 15 सेंटीमीटर नाप के जाता हूं कि मुझे 15 सेंटीमीटर लंबा लकड़ी लाना है, और मैं इसी गड़बड़ स्केल से 15 सेंटीमीटर का लकड़ी लेके आता हूं, तो ऑब्वियसली ये वाला और जो लकड़ी होगा वो दोनों बराबर होगा। समझ रहे हो? तो यहां पे प्रिसाइज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर बार इतना ही आसपास का कुछ आ रहा है। ठीक है ना? ओके, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि भाई जब हम मेजर कर रहे हैं तो क्या होता है कि गड़बड़ भी हो रहा है, कुछ एरर्स आ रहे हैं मेजरमेंट में। जब भी तुम मेजरमेंट करोगे तो कुछ ना कुछ एरर तुम्हारे मेजरमेंट में आना है। ठीक है ना? क्यों आता है एरर? तो पहला कारण और दूसरा कारण। पहला कारण है सिस्टमेटिक एरर। बहुत प्यारा टॉपिक है, हम इसको पता कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है। हमें रीजन पता होता है कि सिस्टमेटिक एरर, सिस्टम में कहीं कुछ खराबी है। और दूसरा होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर के बारे में थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। अब समझो ध्यान से, सिस्टमेटिक एरर की जब मैं बात करता हूं तो इसके होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे इसका एक कारण हो सकता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव कैलिब्रेशन के साथ है। मतलब तुम इसको ऐसे समझो कि ये जो भाई साहब मेरे पास स्केल है, मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो मेरे पास स्केल है बिल्कुल ग्रीन स्क्रीन पे गायब हो रहा है, इसके ऊपर तो मैं लाइन लाइन दिखता है ना, वो काला 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 कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये जो इसका कैलिब्रेशन है, मतलब स्केल के ऊपर इस चीज को कैलिब्रेशन बोला जाता है, और ये कैलिब्रेशन ही गलत है। तो गलत स्केल से नापोगे तो गलत ही आएगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि फॉल्ट इन ऑब्जर्वेशन। फॉल्टी ऑब्जर्वेशन मतलब तुम्हें नापने नहीं आता है। इसको तुम ऐसे समझो कि जब मैं एक स्केल को लेकर के ऐसे किसी चीज को रखता हूं और ऊपर से देखता हूं बिल्कुल, तो मेरा मेजरमेंट 100% सही आता है। लेकिन वही मैं अगर आड़ा टेढ़ा देखूंगा तो रिफ्रैक्शन के कारण मेरा मेजरमेंट क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। और अलग अलग मेजरमेंट में ये फॉल्ट अलग अलग हो सकता है ड्यू टू ऑब्जर्वेशन। चलिए, और भी कुछ चीजें हो सकती है, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल एरर। मुझे एक्सपेरिमेंट करने ही नहीं आता, जब मैं एक्सपेरिमेंट करने गया तो आई डोंट नो हाउ टू डू एक्सपेरिमेंट, तो वहां से भी दिक्कत हो सकती है। चलिए, तो ये कुछ 3 कारण आप एग्जाम में लिख सकते हो फॉर योर सिस्टमेटिक एरर। अब बात करते हैं रैंडम एरर के बारे में। रैंडम एरर हमारा वो एरर होता है जिसके पीछे का रीजन मुझे बिल्कुल नहीं पता है। समझो इस बात को। आफ्टर मिनिमाइजिंग ऑल द सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर को तुम कम कर सकते हो। ओके, सम एरर्स आर स्टिल देयर इन द मेजरमेंट। तुम्हारे मेजरमेंट में अभी भी कुछ तो गड़बड़ है, और ये जो गड़बड़ है इसी को तुम रैंडम एरर बोलते हो। ये जो तुम्हारा गड़बड़ है इसको तुम क्या बुलाते हो? यू कॉल इट एज रैंडम एरर। यही तुम्हारा रैंडम एरर है। अब इस रैंडम एरर का तुमको कॉज नहीं पता होता, यू कैन नॉट फाइंड आउट द कॉज ऑफ रैंडम एरर। बस तुम इस एरर को कम से कम कर सकते हो। समझ रहे हो? तुमको रीजन नहीं पता है, बस तुम इसको क्या कर सकते हो? कम से कम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। रैंडम एरर कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, वी कैन ओनली मिनिमाइज दिस यूजिंग अ थिंग विच इज कॉल्ड एज एस्टिमेशन ऑफ एरर। मतलब तुम कहते क्या हो कि यार 19-20 का फर्क है, इतना एरर होगा, तुम ये बात मान के चलो। समझ आया? तो हमारा अगला जो टॉपिक ही आ जाता है वो आ जाता है एस्टिमेशन ऑफ एरर। इस एस्टिमेशन ऑफ एरर को पढ़ने के पीछे का रीजन क्या? हमारा मेजर रीजन हमारा एस्टिमेशन ऑफ एरर पढ़ने का ये है कि जो रैंडम एरर है उसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। बड़ा प्यारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ एरर। मैं चाहता हूं आप लोग पूरी तरीके से ध्यान देकर इसको समझिए। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अभी बज रहा है 1:18 जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई साहब मैं 10 बजे से रिकॉर्ड करने के लिए खड़ा हूँ, लिटरली खड़ा हूँ एकदम पैरों पे। क्यों पता है? मेरे घर के आसपास तो अचानक से कभी ऐसा आवाज है ड्रिलिंग ब्रिलिंग की, तो समझ जाना कि अब क्या करे बंदा। डालना भी जरूरी है वीडियो, वरना थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बाकी बैच में आप आ सकते हो, हमारा बैच है, नंबर ये रहा, इस पे कॉल करके बैच में एडमिशन ले सकते हो। बहुत तगड़ा पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दुनियादारी के इधर उधर करते हुए कि एस्टिमेशन ऑफ एरर क्या है, कैसे करेंगे, क्या पता कर सकते हैं इसमें। तो देखो, मान लो कि ये तुम्हारे पास एक पाइप, और इस पाइप का मैंने तुमको डायमीटर मेजर करने के लिए दे दिया, सर्कल जैसा दिख रहा है ना, तो मैं तुम्हें दे दिया एक डायमीटर इसका मेजर करने के लिए, तो तुमने रीडिंग्स निकालना स्टार्ट किया। अब देखो, तुमने अगर अभी तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड तक, अभी 11th-12 में तो तुमको एक्सपेरिमेंट कराएंगे ही कराएंगे, उसमें कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड तक कभी तुमको लैब वगैरह में लेके गए होंगे, कभी किसी चीज का मेजरमेंट कराया होगा, तो तुमने देखा होगा
कि एक बार मेजरमेंट लेके फिजिक्स का टीचर नहीं मानता, या फिर जो केमिस्ट्री के टीचर है वो एक रीडिंग से नहीं मानते, वो बोलते हैं 2 से 3 रीडिंग निकालो। ठीक है, तो ये 2 से 3 रीडिंग निकालने का पर्पस क्या है कि तुम एवरेज आउट कर सको, एस्टिमेट कर सको कि गड़बड़ क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो मान लो कि तुमको रीडिंग निकालनी है कि भाई डायमीटर कितना है, तो तुमने एक रीडिंग निकाला A1, इसकी कुछ वैल्यू आएगी मान लो, ठीक है ना 7, न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा। फिर तुमने A2 निकाला, फिर A3 निकाला, ऐसे करके तुम बहुत सारे रीडिंग्स निकाल सकते हो। तो तुमने AN तक तुम अलग अलग रीडिंग निकाल सकते हो। मान लो मैंने 3 ही रीडिंग्स निकाले। ओके, अब ये तीनों में हर बार अलग आ सकता है या तीनों बार सेम आ सकता है। ठीक है ना, तीनों में कुछ भी आ सकता है, वो रीडिंग करने वाले पे डिपेंड करता है। अब हम इन तीनों का मीन निकालेंगे। मीन इस शब्द का मतलब जिनको नहीं पता उनके लिए एवरेज निकालना हो जाता है। तो एवरेज में क्या करते हैं हम, जितना भी हमारे पास रीडिंग है सबको ऐड कर देते हैं और नीचे डिवाइड कर देते हैं कि कितना रीडिंग है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 आया, ये मान लो 3 आया। अब मुझे इन तीनों का एवरेज निकालना है, तो सारे रीडिंग को मैं ऐड करूंगा 1, 2 और 3। टोटल मेरे पास कितने रीडिंग है 1, 2, 3, तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। समझे, इसको बोलते हैं मीन निकालना या एवरेज निकालना। तो अब समझो यहाँ पे, ये तुमको ऑलरेडी आता होगा, मैं मान के चल रहा हूं। अब यहाँ पे देखो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 जितने हो सकते तुमने 10 निकाले हो तो 10 तक, 20 तक, 50 तक, जितने भी तुमने निकाले वहां तक डिवाइड बाई जितना भी टोटल तुम्हारा क्वांटिटी है उससे तुम डिवाइड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारा A1 आ गया 7, A2 आ गया 5 और ये आ गया तुम्हारा 6.5। अब 3 ही रीडिंग तुमने निकाला है तो तुम कैसे करोगे, इसका निकालोगे 7 प्लस 5 प्लस 6.5। टोटल कितने रीडिंग है तुम्हारा 1, 2, 3 बार रीडिंग निकाला ना तुमने, तो कितनी बार निकाला उससे डिवाइड कर, समझ गए, तो 3 से डिवाइड कर देगा। 4 बार रीडिंग निकाला होता, 4 अलग रीडिंग आते, कुछ भी हो सकता है, वो 4 से डिवाइड करते। तो ये होता है ए मीन। इसी को हमारे किताब में न्यूमेरिकल पूछने के टाइम में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोल करके बुलाया है, आगे सिखाऊंगा। ये ए मीन जो हम निकाल रहे हैं ना, इसी को, तो देखो यहाँ पे जो मीन है तुम्हारा, इसी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, कि हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस है ये होने के। फॉर एग्जांपल जब हमने डायमीटर मेजर किया तो मान लो पहली रीडिंग हमारी आ गई 7, दूसरी रीडिंग हमारी आ गई 14 और फिर तीसरी रीडिंग आ गई हमारी 7। ओके, अब यहां पे ध्यान से समझो, तो 7 प्लस 14 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 3। तो मान लो 7 का 7, 7 दूनी 14, 14, 14 28, ठीक है ना, 28 डिवाइड बाई 3। तो इसका जो भी आंसर आएगा ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि जो मेरा डायमीटर था वो इसी के आसपास है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है। चलो यहां तक क्लियर हो गया, इतना ही समझना था। इसी को मैथमेटिकली मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मैथमेटिकली ऐसे लिखने का मैं एक एक चीज तुमको समझाता हूं। सबसे पहले इस सिंबल का मतलब होता है सम ऑफ ऑल, सबको जोड़ दो। अब किसको जोड़ो, ए को जोड़ो, कहां तक, आई को, ए आई। आई क्या है, कह रहा है कि आई की वैल्यू शुरू होगी 1 से और आई की वैल्यू जा सकती है n तक, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर 3 है तो 1, 2, 3 को जोड़ो, समझना फिर से, सम ऑफ ए आई, सारे ए के वैल्यू को जोड़ो जिसमें आई की वैल्यू शुरू हो सकती है 1 से लेके कहीं तक जा सकती है n तक, ये लिखा हुआ है यहां तक, ठीक है ना। चलो अब इसको डिवाइड बाय n किया है नीचे, क्योंकि जो भी n की वैल्यू होगी उससे तुमको डिवाइड करनी पड़ेगी। ओके, मतलब 4 है, 5 है, 10 है, जो भी है उससे डिवाइड करनी पड़ेगी। तो ये भी तुम इस तरीके से भी बुक में लिखा हुआ पाओगे। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक एब्सोल्यूट एरर। मैं तुमको थोड़ी देर में समझाऊंगा कि ये क्या है। एब्सोल्यूट इस शब्द का मतलब क्या होता है, कि क्या होता है ओके तो एब्सोल्युटली इतना ही एरर है, समझ रहे हो कि हाँ दिस इज एब्सोल्युटली 15 सेंटीमीटर। तो तुम कोशिश करते हो कि तुम एग्जैक्टली उस पॉइंट तक पहुंचो कि इतना ही एरर है। जैसे मैं तुमको समझाता हूं, इसको तुम इस तरीके से निकालो, मैं फॉर्मूला बताऊंगा तो तुम्हें फट से क्लिक हो जाएगा। कि मान लो कि एक तुम्हारे पास ये कुछ तो पेंसिल वगैरह था जिसका तुमने लेंथ निकाला 5 सेंटीमीटर। ओके, ये एवरेज है तुम्हारा, मान लो पहले 5 निकाला, ठीक है ना, दोबारा तुमने निकाला 5, ओके, फिर एक बार तुमने निकाला तो 5.2 आ गया, मान लो 5.2 आ गया। तो अब तुम लोग क्या करोगे, तुम्हें इसका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू चाहिए, तो तुम क्या करोगे 5 प्लस 5 प्लस 5.2 5.2, और इसको 3 से डिवाइड करोगे तुम, क्योंकि 3 बार तुम मेजरमेंट ले चुके हो। तो इसका आंसर कुछ तो x आएगा। ये तुम्हारा x क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगा, राइट। 15 पॉइंट कुछ आएगा ना, ये 15.2 आएगा। ओके, तो 15.2 डिवाइड बाई 3 तो तुम्हारा ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आएगा।
अब ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या बोल रहा है कि चांसेस है कि ये है, लेकिन अभी भी तुम्हें ये नहीं पता कि इसमें कितना गड़बड़ है। समझ रहे हो, इसमें एग्जैक्टली कितना गड़बड़ है। तो लेट्स से कि ये तुम्हारा 15 पॉइंट कुछ आ गया, लेट्स से 3 आ गया। ओके, तो तुम क्या करते हो, इसमें से तुम एब्सोल्यूट एरर निकालते हो, कहते हो कि तुम कह रहे हो कि एग्जैक्टली इसके आसपास का ही होगा, और मैं कहता हूं कि इसमें से इतनी गलती है। समझ रहे हो, हम एस्टिमेशन ऑफ एरर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। समझाता हूं, देखो समझो, अगर तुमको A1 मेजरमेंट में कितना एरर आया निकालना है, तो तुम ए मीन में से A1 बाहर कर दोगे। समझ रहे हो, ए मीन जो अभी तुमने पीछे निकाला था एवरेज, उसमें से A1 की जो भी वैल्यू थी उसको तुम बाहर कर दोगे। अब इसको ऐसा समझो कि तुम इसका डायमीटर मेजर कर रहे थे, और A1 तुम्हारा आ गया 5। ओके, और ए मीन हम यहां पे लिख लेते हैं हमारे रेफरेंस के लिए कि हमारा ए मीन जब हमने निकाला था तो हमारा आया था 5.10। ओके, ए मीन हमारा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू पीछे हमने निकाला 5.10 आया। A1 तुम्हारा आ गया, तो इसका आंसर क्या निकालोगे तुम, ए मीन क्या है तुम्हारा 5.10 माइनस 5, जो तुम्हारी ए की मेजरमेंट है, ठीक है ना। ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है क्योंकि एब्सोल्यूट है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा बेसिकली 0.10। अब ये 0.10 जो है ये तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर है पहले मेजरमेंट के अंदर। A1 मतलब तुम्हारा पहला मेजरमेंट। अब देखो, मान लो तुम्हारे दोबारा मेजर किया और दोबारा तुम्हारा मेजरमेंट में आया 5.3। ओके, 5.3 आया तुम्हारा, तुमने दोबारा एक बार फिर से मेजर किया 5.3 आया। अब दूसरे मेजरमेंट का तुम एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, ये डेल्टा का मतलब होता है एब्सोल्यूट, आगे बहुत इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है ना। तो दूसरे वाले मेजरमेंट में कितना एब्सोल्यूट एरर है, एक्चुअली गलती कितनी है मेरी, तो मैं बोलूंगा ए मीन में से A2 माइनस करो, जो तुमने एवरेज निकाला सबका उसमें से माइनस करो। तो मैं बोला कि ए मीन है मेरा 5.10 माइनस हो गया 5.3, तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे 0.7 इतनी मेरी गलती है। एब्सोल्यूट एरर कितना है मेरा A2 वाले मेजरमेंट में, वो है 0.7, और एब्सोल्यूट एरर को ऐसे डेल्टा से दिखा। मान लो तुमने तीसरा फिर से एक मेजरमेंट लिया और तीसरा मेजरमेंट तुम्हारा A3 आ गया, मान लो 5.5। ओके, 5.5। अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, उस A3 मेजरमेंट में भी कुछ तो गलती होने के चांसेस है। जितनी बार तुम मेजर करोगे हर बार चांस है कि कुछ गड़बड़ होगा। तो भाई A3 में से तुम लोग अब क्या करोगे, ए मीन कितना है तुम्हारा, हमेशा ए मीन से ही माइनस होगा, माइनस 5.5, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0। तो तुमने बोला कि 3 मेजरमेंट मैंने लिया और तीनों में मेरे इतने गड़बड़ होने के चांसेस, अब ऐसे जितना A4 A5 A6 चलता रहेगा, ठीक है ना। तीनों में से मेरी इतनी हर बार गड़बड़ हुई, तो हर बार तुमने गड़बड़ किया, तो अब इस गड़बड़ का भी तुम एवरेज करोगे। समझ रहे हो, हर मेजरमेंट में तुम्हारी कुछ कमी निकल सकती है, 0 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हर मेजरमेंट में तुम्हारी कोई कमी निकल सकती है, 0 भी आ सकता है, नहीं निकली कमी। ओके, अब तुमको एग्जैक्टली पता करना है कि अरे एवरेज कितनी गलती की मैंने, तो तुम बोलोगे मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ रहे हो, अब मीन एब्सोल्यूट एरर में तुम वही करते हो, सारे एब्सोल्यूट एरर को जोड़ देते हो और उसको डिवाइड बाय n कर देते हो, मतलब जितने भी निकाले तुमने। जैसे पीछे हमने क्या क्या निकाला था, देखो पीछे हमने निकाला था 0.10, 0.7 और 0.5। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, देखो यहां पे मैं यहां पे 0.10 प्लस 0.7 प्लस 0.5 कितनी बार किया मैंने, 3 बार मेजर किया, 3 से डिवाइड कर दूंगा। इससे मेरा आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, कि मेरे सारे मेजरमेंट जोड़ जाड़ के अराउंड इतनी गलती है, ओवरऑल एवरेज इतनी गलती है। समझ रहे हो, ये मुझे वो वैल्यू देगा। चलो, तो अब ए मीन, डेल्टा ए मीन मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर हम कैसे कर रहे हैं, देखो जितने भी ए आई के वैल्यू है 1 से लेके n तक, उनको n से डिवाइड करते हो, वही वही सिंपल लिखने का फंडा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं, मैंने चैट जीपीटी को कहा कि भैया जीपीटी भैया आप एक काम करो, मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर ऐसे बताओ जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूं, ठीक है। तो भैया जी ने क्या बताया, हमें बताया 5 साल के बच्चे को ये बताओ। तो अब देखो तुमको समझ आता है कि नहीं है, कि मीन एब्सोल्यूट एरर टेल्स अस हाउ मच आवर गेसेस आर रॉन्ग ऑन एवरेज, कि तुमने जितना मेजरमेंट किया एवरेज तुम्हारा कितना गड़बड़ है। तो मैंने वही तुमको बोला था कि एब्सोल्यूट एरर एवरेज, मीन मतलब एवरेज। आई रियली होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन एंड कंक्लूजन। अब तुमको आगे गलतियां हुई है, मेजरमेंट तुमने किया है, तो उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, बस एक टॉपिक है छोटा सा, तुम समझ जाओगे कि ए मीन मेरा ये था, प्लस माइनस इतना मेरा एरर हो सकता है। समझे, ए मीन मेरा ये था, प्लस माइनस मेरा इतना एरर का चांस है। मतलब ये क्या कह रहे हैं
कि तुमने ए मीन कितना निकाला था, तुमने निकाला था 5.10। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, प्लस माइनस का मतलब है ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तुमने कह दिया 0.1। मतलब जब मैं ये बोल रहा हूं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है कि चांसेस है कि मेरा डायमीटर 5.10 है, लेकिन ये भी चांसेस है कि 0.1 ज्यादा या कम इसमें एरर हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये हमारा हो जाता है रिप्रेजेंटेशन। एक और टॉपिक आता है रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा, बट इसका फॉर्मूला क्या है कि एब्सोल्यूट एरर को मीन एरर से डिवाइड कर दो। देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ए मीन, पहला दूसरा जो किया था ना उसको डिवाइड कर देना है, ये हम आ जाता है रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर को सिंपल भाषा में क्या समझेंगे कि रिलेटिव एरर टेल्स अस हाउ बिग द मिस्टेक इज एज कंपेयर टू रियल थिंग। तुम रिलेट कर रहे हो कि जो एक्चुअली तुम्हारा वो है, क्या कहते हैं, मेजरमेंट है, मान लो वो 5 था, लेकिन तुम रिलेटिव एरर में तुम बता रहे हो कि यार कितनी संभावना है मेरी गलतियों की। समझ रहे हो? कितना बड़ा मेरा गलती है कि कितना छोटा मेरा है। समझ रहे हो? तो अगर ये वैल्यू बड़ा है मतलब गलती ज्यादा बड़ी है, छोटा है मतलब गलती ज्यादा छोटी है। चलो अब लास्ट है परसेंटेज एरर। कुछ नहीं करते, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये पूरा रिलेटिव एरर था ना, डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें क्यों बताया, क्योंकि क्वेश्चन देखो, अब तुमको बहुत इजीली क्वेश्चन से तुम समझना चीजों को, ठीक है? मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कैलकुलेशन तुम खुद से करना, तुम समझ जाओगे, मैं बाद में न्यूमेरिकल सिखाने वाला उसमें सब करा दूंगा तुमको। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड रिपीटेडली इल्स, यहां पे देखो मैंने एक स्फीयर लिया और उसका रेडियस में मेजर कर रहा हूं। तो जब मैं एक स्फीयर का रेडियस मेजर कर रहा हूं तो मुझे अलग अलग मेजरमेंट मिल रहे हैं। पहली बार मुझे 5.63 मिला, जो आपको दिख रहा है पहला वाला। ओके, दूसरी बार मैंने जब मेजर किया तो मुझे 5.54 मिला, तीसरी बार मुझे 5.44 मिला, फिर मुझे 5.40 मिला, फिर मुझे 5.35 मिला। मीटर में मिल रहा है, बहुत बढ़िया। हमें 4-5 चीजें निकालनी है। हमें पहले निकाला मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अब आपको पता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब इन सबका मीन निकालना है। फिर मुझे निकालना है मीन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट सबका निकालना है, और फिर सबका निकलेगा तभी तो एब्सोल्यूट मीन निकालोगे, ठीक है? फिर मुझे रिलेटिव और परसेंटेज एरर निकालना है, मतलब पीछे जितना सिखा है सब कुछ निकालना है। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बाकी तुमको सारी चीजें बताता हूं करोगे कैसे। देखो तुम इसको ऐसे समझो कि ये तुम्हारा A1 है, ये तुम्हारा A2 है, ये तुम्हारा A3 है, ये तुम्हारा A4 है, और ये तुम्हारा A। ओके, अब तुम क्या करोगे इसमें, जो पहला है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के लिए तुम क्या करोगे, देखो यहां पे कर देता हूं मैं। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ए मीन बोलते हैं हम उसको। ए मीन इज इक्वल टू, तुम निकालोगे A1 प्लस A2, 5 था ना, तो A2 जो भी मेजरमेंट है वो डाल दोगे तुम, A3 A4 प्लस A5 डिवाइड बाई। अब इससे क्या होगा, तुम्हारा एक आंसर आएगा जो होगा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, लेट्स से वो x आ गया। ओके, कुछ तो नंबर आएगा ये। उसके बाद तुम्हारा ये पहला आंसर निकल गया, ये वाला तुम्हारा हो गया। अब तुम्हें निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होता है, हर एक का एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो 5 है तो तुमको पहले 5 एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा। तो एब्सोल्यूट एरर इन A1, एब्सोल्यूट एरर इन A2, एब्सोल्यूट एरर इन A3, एब्सोल्यूट एरर इन A4, एब्सोल्यूट एरर इन A। तुमको ये सारे निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला तुम्हें पता है इसका, सबका सेम ही फॉर्मूला रहेगा। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है तुम्हारा, ये पॉजिटिव आता है इसलिए तुम ऐसे डंडे में डाल दो। ए मीन का तुम्हारा जो भी वैल्यू आया माइनस A1 का जो भी वैल्यू। तो पीछे A1 का वैल्यू कितना है, मान लो 5.63, तो और इसका वैल्यू तुम्हारा मान लो x जो भी आएगा वो डाल दोगे। तो x के जगह पे जो भी रहेगा वो डालोगे, माइनस A1 पीछे से डालो, तो यहाँ पे तुमको ये मिल जाएगा डेल्टा A1। इसकी वैल्यू कुछ मान लो L मिल गई, इसकी वैल्यू ऐसे ही करके M मिल गई, इसकी N मिल गई, इसकी O मिल गई, इसकी P मिल गई। ओके, ऐसा तुमको LMNOP वैल्यूज इसका मिल जाएगा फॉर्मूला में। अब तुम इसका क्या करोगे, ध्यान से सुनो। अब अगले स्टेप में तुम क्या करोगे, अब तुमको निकालना था एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ गए ना, मीन एब्सोल्यूट एरर। तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हारा LMNOP ये सब जो भी P ऊपर मेजरमेंट आया उसको करके 5 से डिवाइड कर, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, मान लो ये तुम्हारा आ गया y। ओके, ये तुम्हारा y आ गया। अब इसके बाद तुम्हें क्या निकालना था, ये भी हो गया तुम्हारा रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर के लिए तुम क्या करते हो, देखो जो रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर के लिए तुम क्या करते हो, मीन एब्सोल्यूट एरर जो कि तुम्हारा क्या आया था y डिवाइड बाय मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मीन, तो वो क्या आया था x। ओके,
अब इसका वैल्यू मान लो तुम्हारा आ गया z, ठीक है, इसका वैल्यू जो भी आएगा डिवाइड वगैरह करके z आ जाएगा। ओके, तो अब तुम क्या करोगे, परसेंटेज एरर निकालने के लिए रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। तो रिलेटिव एरर तुम्हारा z था मल्टीप्लाई बाय 100, इसका कुछ तो आंसर मान लो आ जाएगा, लेट्स से शुभम, ऐसा आ गया कुछ तो इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा फ्लो ऑफ द न्यूमेरिकल जाएगा और तुम आंसर निकाल लोगे। तो मैं जानबूझ के मैंने इतना मेहनत की, कैलकुलेशन भी कर सकता था, पर मैं तुम्हें देना चाहता था कि तुम कैलकुलेशन करो। ओके, सिंपल भाषा में अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को समझने जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब होता है कि भैया एरर्स को जोड़ दो, कंबाइन कर दो एरर को। देखो जैसे मान लो M1 ये ब्लॉक है और इसका मास तुमने मेजर किया, कुछ तो M1 आया, पर M1 अकेले नहीं होगा। सिमिलरली मान लो M2 तुमने मेजर किया तो M2 अकेले नहीं होगा, क्योंकि तुम मेजर कर रहे हो तो कुछ इसके अंदर एरर होगा, कुछ इसके अंदर एरर होगा। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर यही कहता है कि दोनों के एरर को जोड़ दो। M1 में भी कुछ एरर है, M2 में भी कुछ एरर है। कैसा एरर हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन मैंने तुम्हें सिखाया था कि तुम इसका मीन निकालोगे और प्लस माइनस तुम्हारा इसके अंदर कुछ एब्सोल्यूट एरर इन M1 होगा। सिमिलरली M2 का तुम मीन निकालोगे 3-4 बार मेजर करके, फिर प्लस माइनस रिप्रेजेंटेशन जो मैंने तुम्हें सिखाया था कि हाँ भाई इसके अंदर भी कुछ एब्सोल्यूट एरर होगा, समझ रहे हो, कुछ तो एब्सोल्यूट इसके अंदर भी होगा, और ये सब का तुम मीन निकालोगे, पीछे तुमने सीख लिया। तो भाई यही है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। थोड़ा समझते हैं, टेक्स्ट बुक में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। टेक्स्ट बुक हमारा कहता है कि भैया जब तुम किसी चीज को जोड़ते हो या जब तुम किसी चीज को घटाते हो, सम या डिफरेंस निकालते हो, तो उसके अंदर कुछ एरर आने के चांसेस है। एग्जाम्पल के लिए तुम समझो कि तुम ए और बी किसी चीज को जोड़ रहे हो। ए मान लो कि किसी चीज का लेंथ था, बी किसी चीज का लेंथ था, ए किसी चीज का वजन हो सकता है, बी किसी चीज का वजन हो सकता है। जब तुम उसको जोड़ोगे तो कुछ तो आंसर निकलेगा। जैसे मान लो कि तुमने 2+3 को जोड़ दिया तो आंसर कुछ तो आएगा ना, 5, तो वो जेड है मान लो, समझ गए। तो दो चीजों को जोड़ के जेड आ रहा है तुम्हारा, जनरल फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब कमाल की बात यह है कि ए के अंदर कुछ एरर होगा, ए प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए, डेल्टा ए मतलब एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए। सिमिलरली बी के अंदर भी कुछ एरर होगा, बी और उसके साथ उसका कुछ प्लस माइनस डेल्टा बी, जो उसके अंदर का एब्सोल्यूट एरर होगा। कमाल की बात यह है कि जब इन सबको जोड़ोगे तो जेड के अंदर भी तो एरर आ ही जाएगा ना भाई, जेड के अंदर भी को तो कुछ एरर आ जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड के अंदर भी कुछ एरर आ जाएगा। तो बिल्कुल इन्हीं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं अगले हमारे पॉइंट में। तो मैंने बोला z के अंदर भी कुछ एरर आ जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। अगर मैं एक छोटी सी बात यहीं पे मैं बताना चाहता हूं, अब जब मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं तो तुम कह सकते हो कि अरे कितना घटिया टीचर है, बट टेक्स्ट बुक में ना एक छोटा सा डेरिवेशन लिखा है, छोटा सा, जिसके अंदर बस चीजों की वैल्यूज पुट करनी है। अगर तुम्हें ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं लास्ट में जो तुम्हें बताऊंगा कि ये वाला हम लेके चलते हैं, तुम उसको लेके चलना, तो बस खाली शांति से सुनो कि तुम्हारा जो विजडम है वो थोड़ा सा बढ़े, ठीक है। चलिए आगे ध्यान से सुनो। अब तो भैया हमने कहा था कि ए अपना एरर के साथ होगा, प्लस क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जो भी हम यहां करेंगे वो लिख देंगे, बी भी अपने एरर के साथ होगा, तो बी वाले पार्ट को लिख दिया। अब ध्यान से सुनो, एडिशन ही तो कर रहे हो ना, देखो ना, 2+3+4+5, अदला बदली करने से क्या फर्क पड़ता है, 3+4+2+5, कुछ फर्क पड़ेगा, इधर का उधर उठा के डालो, इधर का उधर उठा के डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रहा हूं, वो कॉपी कर दिया, z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस बी, इसको इसको साथ में, नॉर्मल वाले को साथ में ले लिया, आम जिंदगी ओके, इन दोनों को साथ में ले लिया, बचा खुचा यहां पे लिख दिया, डेल्टा ए डेल्टा बी प्लस माइनस, बढ़ सकता है घट सकता है, ज्यादा कम हो सकता है, 19-20 बढ़ सकता है घट सकता है, प्लस माइनस का मतलब ये। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सर, ये वाला लाइन मैं कॉपी करते जा रहा हूं। ए प्लस बी का मतलब क्या था भाई, पीछे याद करो, तुमने लिखा था ना z इज इक्वल टू ए प्लस बी पिछले स्लाइड पे, तो मैंने डाल दिया ए प्लस बी का मतलब है z। अब यहां पे सिंपल सी बात है, ये वाला z और ये वाला z खत्म हो जाएगा, तो नॉर्मल बात है ना, तो मैं कहूंगा डेल्टा z, दोनों z हट गया इधर उधर से, ये वाला हट गया और ये वाला हट गया, तो नॉर्मल मैथ्स है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारी गलती है z में, हमने क्या कहा था कि z जो होगा वो a प्लस बी का टोटल होगा, ओके, लेकिन a में भी कुछ गलती होगी और b में भी कुछ गलती होगी, तो z में भी स्वाभाविक रूप से गलती आ जाएगी। और हमने कहा जो z में गलती आएगी उसको हम डेल्टा z बोल देंगे, जो a में गलती आएगी उसको हम डेल्टा a बोल देंगे, और जो b में गलती आएगी उसको हम डेल्टा b बोल देंगे।
अब ये ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, 19-20 का फर्क हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस आपको दिख रहा है। पर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम प्लस माइनस दोनों नहीं निकालेंगे, हम कोई एक ही निकालेंगे जो सबसे ज्यादा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा गलती निकालनी है हमको। तो इस लॉजिक से इसकी 4 पॉसिबिलिटीज बनती है। तुमने वो पढ़ा था ना, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, बस यही लॉजिक लेके आगे, ठीक है ना। अब इसके 4 पॉसिबिलिटी कैसे हो सकते हैं, देखो तुम याद रखना कि पहले तुम लोग प्लस प्लस फिर माइनस माइनस, ए वाला डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए, ओके ऐसे करोगे, ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो, प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि प्लस ए, ओके यहां पे ध्यान दो, प्लस प्लस, अगला सुनो माइनस माइनस, इसको देखो बस, डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए, याद करने का पॉइंट, ठीक है ना। प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहां देखो प्लस बी माइनस बी, प्लस बी माइनस बी, अब इसमें मैक्सिमम कौन सा आएगा, जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम ऊपर वाला आएगा जिसमें सब कुछ प्लस हो रहा है, ठीक है। तो हम इसी चीज को लेके चलेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ये सब का क्या सेंस है ये तुम्हें न्यूमेरिकल करने के बाद पता चलेगा, जो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। पर ये लाइन देखो जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड, जब ये तुम्हारा मुद्दा है जो मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ पे आकर के, ये वाले बड़े से स्क्रीन पे, कि मैं लास्ट में तुम्हें बताऊंगा कि भाई मुद्दा क्या है, तो तुम्हें मुद्दे को याद रखना। तो यही वो मुद्दा है, ध्यान से देखो कि जब भी तुम दो क्वांटिटीज को ऐड करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, तो जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होता है, ये डेल्टा वाला मतलब क्या है, एब्सोल्यूट, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होता है तुम्हारे फाइनल रिजल्ट में z के अंदर, ओके, इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। तो उस इंडिविजुअल क्वांटिटीज के अंदर क्या एरर आया, तो देखो हमने क्या बोला था कि z इज इक्वल टू a प्लस बी, तो इसका एरर कैसे निकालोगे, तुम बोलोगे कि z के अंदर जो एरर होगा वो आएगा डेल्टा z, और वो होगा पॉजिटिव a का एरर, ओके, प्लस पॉजिटिव b का एरर। मैक्सिमम एरर के लिए तुमने यही किया था ना, पॉजिटिव a पॉजिटिव b, डेल्टा के साथ। मैं अच्छी हैंडराइटिंग में लिख दूं क्या, देखो z इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस दोनों पॉजिटिव, तो ये तुम्हारा, समझ गए, बस यही जो पीछे लिखा था वही यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दों में। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मुझसे ट्राई कर सकते हो, इसी टॉपिक पे बिल्कुल बेस्ट है। अगला 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 एक इंपॉर्टेंट बात, लर्नर्स यहाँ तक अगर आप वीडियो को बहुत चैन सुकून से देख रहे हो, तो हमारा एक बैच है जिसका नाम है उड़ान 3.0 बैच, जिसमें हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब कुछ पढ़ाते हैं। बोर्ड और एमएसटी सीईटी महाराष्ट्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसकी प्रिपरेशन कराते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे खुश मिजाज लर्नर है, डाउट क्लियरिंग सेशन में आपको दिख रहा है, ठीक है, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। बैच में आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। अगर मैं आपको बताने जाऊं तो आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं हर एक टॉपिक के ऊपर, कंप्लीट सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। आप मोबाइल, पीसी, टैबलेट, आईपैड, एंड्रॉइड हो या फिर एप्पल वाला डिवाइस हो, चल जाएगा आपका। हर एक क्लास के बाद उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, अगर तुम कभी कुछ मिस कर जाते हो तो देख सकते हो, रिवीजन पर्पज से देख सकते हो। चैप्टर वाइज आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, जैसे ये जूम वाला आपने देखा। लाइव रिवीजन आपका एग्जाम से पहले कराया जाता है, पर्सनल मेंटरशिप दी जाती है, और टेस्ट सीरीज में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कराया जाता है। ऑब्जेक्टिव मतलब इस तरीके का एमसीक्यू, आपको अराउंड में आपको 15,000 से 16,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, ओके, इस टेस्ट सीरीज द्वारा। और सब्जेक्टिव वाला, और इसका प्रॉपर ऐसा रिपोर्ट भी बनता है। सब्जेक्टिव वाला जो है तुम्हारा वो इस तरीके से होगा, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दिया जाएगा, आंसर की दिया जाएगा, तो आप अपने बोर्ड के लिए भी रेडी हो जाओगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ। तो ये ओवरऑल बैच के बारे में जानकारी हो गई। लाइव क्लास के अंदर हम डाउट क्लियर करते हैं यूजिंग चैट। एआई दोस्त करके हमारा एक फीचर है, अगर मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ एक बार, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो हमारा एक एआई दोस्त करके फीचर है, ओके, तो ये हमारा एआई दोस्त करके एक फीचर है, इसके अंदर आप अपने डाउट्स लिखते हो, एआई दोस्त आपके डाउट क्लियर कर देता है। इसमें आप फोटो वोटो डाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ये हमने इन हाउस बनाया अपना, हमारा है, ठीक है। तो ये एआई डाउट से भी आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, बहुत अच्छे से बच्चे की तरह समझाता है, प्यार से समझाता है एआई दोस्त हमारा। तो ये एक हो जाएगा। उसके बाद आपको 1-to-1 कॉल, आप टीचर को कॉल करके भी डाउट पूछ सकते हो, और डाउट क्लियरिंग सेशन जूम वगैरह पे होते हैं टाइम, ठीक है। चलिए, टीचर्स आपको ये दिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, पार्थ मुम्माया सर को आप शायद जानते होंगे, ये आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, मारिया मैम केमिस्ट्री पढ़ा रही होगी, सोनावने सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, खुशी मैम बायोलॉजी पढ़ा रही है। टाइम के साथ और टीचर ऐड ही होते चले जाएंगे, तो बहुत तगड़े टीचर हैं, बहुत अच्छी टीम है, बहुत सुपर रिजल्ट आता है। ये 2 नंबर है, इनमें से आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, या फिर नीचे इजी लर्निंग एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप, जहां से आप नोट्स के लिए अपने डाउनलोड किया होगा, वहां पे लाइव कोर्सेस में जाके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो।
अगर आप कभी बाद में देख रहे हो तो प्राइस वगैरह चेंज होते रहता है, तो आप यहाँ पे कॉल करके या फिर एप्लीकेशन पे जो लेटेस्ट प्राइस है ऑफर के हिसाब से वो चेक कर सकते हैं। चलिए, अब क्या होता है कि एरर्स इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन, ठीक है ना। तो जब भी आप किसी भी चीज का प्रोडक्ट या डिवीजन करोगे, मतलब उसको मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, तो भी उसके अंदर कुछ एरर होने की संभावना है। जैसे स्पीड को जब तुम मेजर कर रहे हो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ओके, बैच के बारे में नंबर है, बात कर सकते हो, ठीक है ना। अगर बैच से रिलेटेड कुछ भी है और डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर डायरेक्टली एप्लीकेशन जाके ज्वाइन कर सकते हो वेबसाइट, ठीक है। चलिए, अब जैसे हम स्पीड का फॉर्मूला बोले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन कमाल की बात है कि डिस्टेंस में भी कुछ, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब यहां पे देखो, डिस्टेंस के अंदर क्या होगा, कुछ एरर हो सकता है, टाइम के अंदर भी कुछ एरर हो सकता है, राइट। डिस्टेंस में भी 19-20 का फर्क हो सकता है, टाइम के अंदर भी 19-20 का फर्क हो सकता है। तो इसके कारण इस v के अंदर भी कुछ 19-20 का फर्क आ जाएगा ना, इस v के अंदर भी कुछ 19-20 का फर्क आ जाएगा। ये मैंने वही लिखा, तुम समझ रहे हो, किसी भी फॉर्मूला के आगे प्लस माइनस डेल्टा वो सेम लिख दो, प्लस माइनस डेल्टा वो सेम लिख दो। अच्छा, ये तो डिवाइड का हो गया। अब मल्टीप्लाई का देखो, v इज इक्वल टू आर आई, ओम्स लॉ, हमारा वेरी पॉपुलर ओम्स लॉ। आर के अंदर भी कुछ प्लस माइनस डेल्टा आर हो सकता है, आई के अंदर भी कुछ प्लस माइनस डेल्टा आई हो सकता है, समझो बात को, ठीक है ना। तो क्या होगा, कमाल की बात है, v के अंदर भी फिर से कुछ प्लस माइनस डेल्टा v आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस माइनस डेल्टा आर मल्टीप्लाई बाई, ओके, आई प्लस माइनस। पर प्रश्न ये है कि ऐसे केस में हम ये थोड़ी लेंगे, हम लेंगे क्या, जब प्रोडक्ट और डिवीजन की बात होगी, जब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की बात होगी, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं। तो एक्चुअली अगर मैं तुमको एक शब्द में बताने जाऊं ये सारी चीजें दुनियादारी छोड़ करके, तो उसका जवाब है ये कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड, जब दो क्वांटिटीज तुम्हारी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड होती है, तो उसके अंदर का जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन ईच क्वांटिटी। हर एक क्वांटिटी के अंदर जो रिलेटिव एरर है, अब रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय नीचे जो वो पर्टिकुलर क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर देते हैं, या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ए मीन, ऐसे हमने पीछे पढ़ा था। सिंप्लीफाई करता हूं इसी स्टेटमेंट को, आप टेंशन मत लो, यहां पे सिंप्लीफाई करता हूं। चलो हम मल्टीप्लिकेशन वाला एग्जांपल लेके करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सेम चीज रहता है। तो देखो, प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो मान लो ए और बी को मल्टीप्लाई करके कुछ जेड आ रहा है। मुद्दा जब आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि ये वाला मुद्दा है, अभी खाली सुनने वाली बात है। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करके कुछ जेड आ रहा है। अब कमाल की बात है कि ए के अंदर भी कुछ एरर होगा, बी के अंदर भी कुछ एरर होगा, इसके कारण जेड के अंदर भी कुछ एरर आ जाएगा। जेड के अंदर के एरर को हम ऐसे लिख देंगे और ए और बी सबको हमने ऐसे लिख दिया, क्या ए अपने एरर के साथ, बी अपने एरर के साथ, समझे। जेड के अंदर भी कुछ एरर होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू विथ एरर और बी की वैल्यू विथ एरर यहाँ पे लिख देंगे। ए की एरर क्या थी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और बीच में हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, ठीक है। चलिए, अब ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को कैसे ओपन करते हैं, ए की वैल्यू लिखो, ये पूरा ब्रैकेट लिख दो, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू लिखो, फिर ये पूरा ब्रैकेट लिख दो। ऐसे करते हैं ना ब्रैकेट ओपन, तो लो ए की वैल्यू लिखी, पूरा दूसरा ब्रैकेट लिख दिया, ब्रैकेट ओपन तुम्हें आता है ना, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, ओके। फिर प्लस माइनस डेल्टा ए लिखा और पूरा ब्रैकेट वापस ये फिर से लिख दिया। जैसा कि तुम देख रहे हो, ये यहाँ पे ए लिखा और यहाँ पे ये ब्रैकेट को ओपन करना, ठीक है। मैं एक इस छोटे से एग्जांपल से तुम्हें बताता हूँ। ए प्लस बी कैसे करते हो, ए लिखते हो फिर पूरा ब्रैकेट लिखते हो ए प्लस बी, फिर प्लस बी लिखते हो फिर पूरा ब्रैकेट लिखते हो ए प्लस बी, और फिर इसको आगे सॉल्व करते हो ना, वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए इंटू बी क्या होगा, ए बी, ए इंटू प्लस माइनस डेल्टा ए बी, तो ये ऐसे आ गया, प्लस माइनस बाहर आ गया, ए इंटू डेल्टा बी, ओके। ए इंटू डेल्टा बी हो गया, प्लस माइनस बाहर आ गया, ओके। प्लस माइनस, अब देखो डेल्टा ए और बी लिख दिया मैंने, डेल्टा ए और बी, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने, सेम है, और ये हो जाएगा डेल्टा ए, डेल्टा यहाँ पे लिख, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। अब देखो सब कुछ प्लस माइनस दिख रहा है, ठीक है, पूरा यहाँ पे कॉपी किया। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ए बी का मतलब क्या है, याद करो, हमने क्या लिखा था, z इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये ए बी है, तो ए बी के जगह पे मैं z लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। चलो तो यहाँ पे लिखो, ए बी के जगह पे मैंने z लिख दिया, बाकी सब कुछ मैंने एज इट इज लिख दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज, जो पीछे से था एज इट इज, देख लो आप एक बार, देख लो जैसे यहाँ से यहाँ का पार्ट सेम है, ए डेल्टा बी फिर डेल्टा ए बी और सो ऑन, ओके, ए डेल्टा बी फिर डेल्टा ए बी एंड सो ऑन, ठीक है।
अब यहां पे तुम्हें जनरल सी बात पता है कि z और z कट हो जाएगा, हमें z डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा z ही तो रखना। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखो, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ये वाला कट हो गया तो ये तुम्हारा ये वाला पार्ट आ गया। ओके, प्लस माइनस a डेल्टा b, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, लिख दिया। अब ये वाला जो वैल्यू है तुम्हारा, ये दो एब्सोल्यूट एरर ए और बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका जो आंसर आएगा वो बहुत ज्यादा छोटा आएगा, वेरी 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 स्मॉल आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इतना ज्यादा छोटा आएगा, इतना ज्यादा छोटा आएगा कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो आगे के कैलकुलेशन में अब हम इसको इग्नोर करके चले। ठीक है, डेल्टा ए डेल्टा बी, डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन बी। चलिए आगे लिखते हैं, तो इसको इग्नोर करके पूरा का पूरा लिख दिया, ये वाला एज इट इज, ये वाला एज इट। अब यहां के बाद हमें एक स्टेप करना है, हमें इसको डिवाइड बाय जेड करना है। देखो ध्यान से, डिवाइड बोथ साइड बाय जेड। तो ये वाले साइड को भी हमने यहां पे जेड से डिवाइड कर दिया, लिख दिया। ये वाले पार्ट को भी जेड से डिवाइड किया, ये वाले पार्ट को भी जेड से डिवाइड। अब केवल राइट हैंड साइड में, केवल राइट हैंड साइड में आप z की वैल्यू डालोगे। z की वैल्यू क्या थी, ए बी, याद है, z इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए बी। तो z की वैल्यू आप ए बी डालोगे, तो इस स्टेप में तुमने z की जगह खाली ए बी डाला है, z के बाकी सब कुछ सेम है। अब यहां पे एक सिंपल सी बात है कि ए कट बी कट बी। ओके, तो तुम्हारे पास बचेगा कुछ ऐसा, और यही जो तुम्हारा है, ये क्या है तुम्हारा, ये चीज क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा रिलेटिव एरर। तुम ध्यान से देखो, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय जो तुम्हारा ए मीन की वैल्यू तुम बोल सकते हो, या फिर जो बी का मेजरमेंट है, तो बी का एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय बी का जो भी तुम्हारा मेजरमेंट है, ए का एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ए का जो भी तुम्हारा मेजरमेंट है। ओके, जेड का एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय जेड का तुम्हारा जो भी जो मेजरमेंट आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू टाइप। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके चार पॉसिबिलिटीज बनेंगे अगेन, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जैसे मैं तुम्हें बताता ना, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस लिखोगे, ये सेम रहेगा, बी 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 कॉपी मारोगे, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर से प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस, ये वाला। तो चलो ये चारों वैल्यूज लिख दिया हमने। अब अगर तुम इन चारों वैल्यूज को बहुत ध्यान से देखोगे तो देखो, डेल्टा बी डेल्टा बी डेल्टा बी, ये सेम ही है ना, डेल्टा बी अपॉन बी, ये देखो डेल्टा ए अपॉन ए, ओके, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा ए अपॉन ए, सेम टू सेम है। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें जो मैक्सिमम आएगा वो प्लस वाला आएगा, तुम्हें पता है, और इसी को हम लेके आगे बढ़ेंगे। अब ये स्टेटमेंट वापस पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा। तो व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड, जब हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर जो होगा वो रिजल्ट होगा सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन ईच क्वांटिटी। तो अगर ये पीछे वाला देखोगे तो इसके अंदर का रिलेटिव एरर का और इसके अंदर का रिलेटिव एरर तुमने निकाल के दोनों को ऐड कर दिया, यही तुम्हारा मैक्सिमम एरर आएगा। क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझेगा, ये वाला क्वेश्चन है, आप खुद से एक बार ट्राई करना, मैं आने वाले लेक्चर में ये करवाने वाला हूं। चलिए यहां तक आई होप कि आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जब आप एक बैच का हिस्सा होते हैं, जैसे अभी आप अगर उड़ान बैच का हिस्सा होते हैं इजी लर्निंग में, तो यहाँ पे आप सवाल कर सकते हैं। जैसे अभी शायद आपको चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, चीजें आपको थोड़ी सी समझ नहीं आ रही होंगी, तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली सवाल कर सकते थे, टीचर से इंटरेक्ट कर सकते थे लाइव क्लास में, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो डेफिनेटली आपको बैच ज्वाइन करना चाहिए। ओके, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो, एरर्स ड्यू टू पावर इंडेक्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। पावर मतलब क्या होता है, जैसे a⁻³ का मतलब क्या होता है, a इंटू ए, तो इनडायरेक्टली पावर का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ही हो। तो जो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल था सेम टू सेम यहाँ पे लग जाएगा, ये बात याद रखना। तो a एक, तो कैसे निकल लगाओगे, z का एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय z इक्वल टू a का एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय a, इस a का भी एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय a, इस a का भी एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय a। तो क्या हुआ, ये सेम चीज 3 बार है ना, ये सेम चीज 3 बार है, तो मैं लिखूंगा 3 इंटू एब्सोल्यूट एरर इंटू ए इंटू ए। अब तो यहाँ पे एक जनरल फॉर्म में बना सकता हूं कि अगर z इज इक्वल टू a⁻n है, अच्छा देखो जिनको नहीं समझा, a⁻³ का मतलब क्या होता है, 3 बार a, मतलब जो मल्टीप्लाई का लॉजिक था वही यहाँ पे लग रहा है, मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ओके, a का कैसे निकालोगे, अभी हमने सीखा रिलेटिव एरर निकालते, तो रिलेटिव एरर क्या होगा कि डेल्टा a अपॉन a, एब्सोल्यूट एरर इन द a डिवाइड बाय a, इसका रिलेटिव एरर आ जाएगा। इस a के लिए भी वही होगा, तो ये टोटल 3 बार है ना, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना लंबा लिखने की जगह इंक बचाना है मुझे। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, z इज इक्वल टू a⁻n,
इस लॉजिक से हमें क्या होगा, जितनी बार n होगा उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 3 बार, जब यहाँ पे 3 था तो हमने क्या बोला था, 3 डेल्टा a अपॉन a हमारा आया था, राइट। तो इस लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि जब भी ऐसा रहे तो इसका जो एब्सोल्यूट एरर होगा, z डेल्टा एब्सोल्यूट एरर इन z डिवाइड बाय z इज इक्वल टू, जो भी n है वो n को यहाँ पे लिखो और उसका एब्सोल्यूट एरर निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा एक स्टेप में। एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा बेटर समझेगा। मान लो तुम्हारा ये है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, a⁻7 है, z इज इक्वल टू a⁻7। तो ऐसे कैसे करोगे तुम, 7 बार लिख सकते हो, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 7 बार लिखो। या फिर तुम सिंपली इस चीज को समझो कि डेल्टा z डिवाइड बाई z लिख दिया, इक्वल टू 7 को आगे लिखो, मल्टीप्लाई करो क्योंकि 7 बार आने वाला है, डेल्टा a डिवाइड बाई हमारा यहाँ पे, समझे, सिंपल। अब मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, लॉजिक तो सेम ही रहता है। तो देखो a⁻p b⁻q, तो इस लॉजिक से क्या जाओगे, इसका z डेल्टा z डिवाइड बाय z इज इक्वल टू p है रेस टू में, तो p आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा a अपॉन a, ठीक है, प्लस, ओके, यहाँ पे देखो ये q आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा b अपॉन b। समझ गए कैसे लिखते हैं इसको। चलिए, तो इक्वेशन दिया रहेगा तो हम समझ गए। अब एक और एग्जांपल लो, a⁻x इंटू b⁻y अपॉन c⁻z, अब साथ में आ गया। तो अब कुछ नहीं, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, लॉजिक सेम रहता है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू x डेल्टा a के, पहले a के लिए कर लिया, ऐड करते हैं हमेशा, याद रखना। b के लिए कर लो तो b के आगे y है, तो डेल्टा b अपॉन b। फिर c के लिए कर लो, फिर से प्लस ही रहेगा, हमेशा प्लस करेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो z है, तो डेल्टा अपॉन, यही करना है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया होगा शायद, इस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे। आई रियली होप कि आपको ये चीजें समझ में आई हैं, आपको बहुत मजा आया है, आपको चीजें समझ में आई। तो यहाँ पे हमारा एस्टिमेशन ऑफ एरर वाला बहुत अच्छा पार्ट खत्म होता है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली ट्राई करना, मैं ये सारे क्वेश्चन आपसे करवाने वाला हूँ। एक और ये क्वेश्चन है जिसमें आपको बेसिकली परसेंटेज एरर निकालना है, काइनेटिक एनर्जी इन अ बॉडी हैविंग मास दिस मच एंड वेलोसिटी दिस मच, एरर के साथ दिया रिप्रेजेंटेशन है, देखो ना, ये मेजरमेंट है इसका, ये एब्सोल्यूट प्लस माइनस में एरर दिया है, तो आप इसका आंसर निकाल, ठीक है। अगला जो हमारा ये एक और क्वेश्चन है, ये भी तुम ट्राई कर सकते हो टेक्स्ट बुक के अंदर, ओके, पोज करके ट्राई करना, आपको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ये वाला भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, अभी जो मैंने a⁻x b⁻y डिवाइड बाई c⁻z वाला जो लिया था, उस लॉजिक से तुम इसमें परसेंटेज एरर निकाल सकते हो। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एंड अब हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं, एक चैलेंजिंग वाला क्वेश्चन भी दे रहा हूँ तुमको, ये वाला, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा मजा आएगा इसमें, तो ये वाला क्वेश्चन भी तुम ट्राई कर सकते हो टेक्स्ट बुक में से। ये सारे टेक्स्ट बुक के अंदर का क्वेश्चन है जो मैं कराऊंगा बाद में। हमारा अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंट। क्या होता है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स, समझते हैं बहुत आसान शब्दों के अंदर। अगर डेफिनेशन की माने तो डेफिनेशन कहता है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट। अगर मैं किसी चीज का मेजरमेंट कर रहा हूं तो डिजिट्स जो आ रहे हैं मुझे, अबाउट विच वी आर श्योर, अरे हमको पता है कि भाई ये तो है ही है, 5 सेंटीमीटर का तो है ही है, 10 सेंटीमीटर का तो है ही है, +1 एडिशनल डिजिट, एक और डिजिट, और अबाउट विच वी आर नॉट श्योर, जिसके बारे में मैं श्योर नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, समझाता हूं मैं आपको। वही रॉड, वही पाइप हमारा, जिसका हमने मेजरमेंट करना स्टार्ट किया, 15.3 आया, कभी 15.4 आया, कभी 15.5 आया। अब इतना तो कंफर्म है कि 15 तो है भैया, लेकिन इसके अलावा एक और कोई डिजिट है, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, वी आर नॉट श्योर। यही होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसके बारे में हम श्योर है वो डिजिट्स, उसके अलावा एक और एडिशनल डिजिट जिसके बारे में हम अनश्योर है। अब इसके लिए हम करते क्या है, मीन निकालते हैं इस तरीके से। अभी हम इतनी मेहनत मजदूरी कर रहे थे और 15.43 आ गया। अब ये 15.43 में हम 15 को लेकर के श्योर है, इस 4 को लेकर अनश्योर है, पर 15.4 ये पूरा मेरा सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे, 3 डिजिट्स है कुल मिला के, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 है सिग्निफिकेंट फिगर, 5 भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 भी एक सिग्निफिकेंट। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने जाऊं कि अगर तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, क्वेश्चन बस इतना पूछा जाता है कि ये गिवन नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो तुम कुछ इस तरीके से इसको ढूंढ सकते हो कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अर्थात समझो मेरी बात को। एग्जांपल के लिए किसी चीज का लेंथ आया 257.3, इसमें कहीं तुमको जीरो दिख रहा है? जीरो के अलावा सारे जीरो नॉन जीरो है, सॉरी, जीरो के अलावा सारे डिजिट नॉन जीरो है। एग्जांपल के लिए 1 एक नॉन जीरो डिजिट है, 2 एक नॉन डिजिट जीरो है, 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं और ये सारे सिग्निफिकेंट हैं।
भैया जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है क्या? उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं तुम्हें? 1 2 3 4, टोटल यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, किसी चीज का वॉल्यूम आया 115 मीटर क्यूब, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। समझ में आ रहा है तुम्हें कि 1 2 3 नॉन जीरो है सारे। अब एक और चीज सुनो, अब जीरो का क्या भैया? जीरो के ऊपर सारा विवाद आगे का जीरो का है। ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? जीरो सिग्निफिकेंट है, लेकिन तब है जब वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। तुम बोलोगे कैसे? कैसे? मैं समझाता हूं। ऐसे ऐसे देखो, ध्यान से यहां पे देखो। एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, लेंथ किसी चीज का तुमने निकाला 203.8 मीटर। किसी चीज का तुमने लंबाई नाप लिया, तुम नापने में बहुत तेज हो गए हो। अब यहां पे जीरो दिख रहा है, लेकिन जीरो ट्रैप्ड है। कहां पे है? बीच में है। किसके? दो नॉन जीरो के बीच में। ओ माय गॉड, तो ये सिग्निफिकेंट है। तो यहां पे टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जीरो भी सिग्निफिकेंट है, क्यों? क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में, 2 और 3 के बीच में आया, तो यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और उदाहरण ले लो, करंट का वैल्यू आ गया 2.03, जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में। अब जरूरी नहीं है कि दुनिया में केवल केवल ऐसा ही हो, और भी सिचुएशंस हो सकते हैं। अरे सिचुएशन जैसे कि इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर मेरा नंबर 1 से छोटा है तो ऑल इनिशियल जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। सारे जीरो को बाहर निकालो भाग। ओके, देखो ध्यान से, यहां पे 0.01 नंबर 1 से छोटा है मीटर स्क्वायर। किसी चीज का एरिया तुमने निकाला, 0.01 नंबर 1 से छोटा है, तो सारे स्टार्टिंग के जीरो तुम्हारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। यहां पे केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये सारे जीरो को तुम मारो कुल। ओके, एक और एग्जांपल ले लो, लेंथ है किसी चीज का 0.0245, 1 से छोटा है, तो स्टार्टिंग के सारे जीरो को मारो गोली। 245, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। समझ गए? एक और केस लेते हैं, एक और केस लेते हैं। एंड में जीरो आ गया, तो हमने बीच में जीरो आया बात कर लिया, हमने बोला स्टार्टिंग में जीरो आया बात कर लिया। अरे जीरो पीछे आ गया तो भाई जीरो का क्या भरोसा, जीरो कहीं भी आ सकता है। एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट तुम काउंट करोगे इफ अपीयर्स आफ्टर डेसिमल, अगर डेसिमल के बाद है तो। उदाहरण के लिए देखो, 1600 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? नॉर्मली 1600 में 1600 में डेसिमल यहां पे होगा। क्या ये दो, यहां पे केवल दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे, मुझे बताओ जरा। देखो, सबसे पहले ये नंबर जो है, इसमें जो जीरो आ रहा है ये डेसिमल्स के बाद नहीं है, डेसिमल के पीछे है। ओके, अगर यहां पे कोई दो नॉन डिजिट के बीच में ट्रैप्ड भी नहीं है, ओपन है, एंड में आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है, तो ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जांपल के लिए ले लो 1.030। अब यहां पे देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये वाला जीरो तो सिग्निफिकेंट है भैया, क्यों? इसके पीछे दो रीजन है। पहला तो ये डेसिमल के बाद आ रहा है, पहला। ओके, तो ये वाला हमारा रूल 5 4 है। और दूसरा, ये दो नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा है तो भी है। अच्छा, ये वाला जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जीरो डेसिमल के बाद आ रहा है। तो यहां पे टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तुम चिंता को त्याग दो बस, 15 तो एब्सोल्युटली ये वाला नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल से पहले है बाद में नहीं है, तो दो सिग्निफिकेंट। बस तुम चिंता को त्याग दो, हम तुम्हें कुछ और एग्जांपल देते हैं। इन सारे एग्जांपल को करते करते तुम सीख जाओगे, लग जाएंगे तुम्हारे रास्ते, ठीक है। 2.00, कोशिश करो। 3.120, 0.003020, 1400, चलो इनका सवाल का जवाब बताओ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4 5 रूल्स तुम्हें पता है, उन रूल्स के हिसाब से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। नीचे कमेंट में तबाही मचानी है आंसर लिख करके, समझ रहे हो? चलो, तो 2.00 में कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तुम बोलोगे कैसे? ऐसे देखो, 2 तो सिग्निफिकेंट है ही, ये दोनों जीरो जो है वो डेसिमल के बाद आ रहा है, तो सिग्निफिकेंट है, तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहां पे भी ये सिग्निफिकेंट है, और ये डेसिमल के बाद आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है, तो टोटल 4 हो जाएंगे। अब यहां पे ये नंबर 1 से छोटा है, तो स्टार्टिंग के सारे जीरो को मारो इग्नोर। ये 3 सिग्निफिकेंट है, ये 0 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है, 0 है। अच्छा भैया, ये जीरो के ऊपर विवाद है। देखो, ये दो नॉन जीरो के बीच में है तो भी हो जाएगा, और डेसिमल के बाद है इसलिए भी, और ये वाला भी डेसिमल के बाद है इसलिए, ठीक है। तो यहां पे भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यहां पे केवल एक होगा, क्यों? क्योंकि ये डेसिमल से पहले आ गया। मान लो 200 के बाद डेसिमल होगा ना, तो डेसिमल से पहले आ गया। और ये 1400 भी क्या हो जाएगा? डेसिमल से पहले आ गया, तो 2 जीरो हटा दोगे, तुम मारोगे इग्नोर। क्लियर हो गया? अब एक छोटी सी बात मैं तुमको सिखाना चाहता हूं, जिसके ऊपर टेक्स्ट बुक में बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, और वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। तुम बोलोगे मतलब ये है कि एग्जांपल के लिए तुम्हें लिखा है 2 × 10⁻³ इसका मतलब क्या होता है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तुम बोलोगे केवल इसको देखना है, इस चीज को बिल्कुल इग्नोर मारना है। तुम बोलोगे मैं नहीं मानता,
मैं बोलूंगा ठीक है मत मानो, तो इसको लिखो 2 इंटू 1000, जिसका मतलब होगा 2000। अब मुझे बताओ 2000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बताओ मुझे। एक ही है ना, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो क्या गलत है? तो इस चीज को सीधे इग्नोर मारना सीख लो, ठीक है। अगला देखो 2.010 इंटू 10⁻⁶, इसको मारो इग्नोर। यहां पे देखो क्या है, तो ये वाला सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद है, ये वाला भी सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद है, तो यहां पे आ जाएगा 4 सिग्निफिकेंट। क्लियर? अब अगला बात सुनो, नोट करने वाली बात ऐसी है कि व्हाइल चेंजिंग द यूनिट्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन सेम। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब तुम यूनिट चेंज करते हो, मीटर का सेंटीमीटर करते हो, सेंटीमीटर का मीटर करते हो, किलोमीटर का मिलीमीटर करते हो, तो क्या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होंगे? क्योंकि डिजिट तो घट रहा है बढ़ रहा है, नहीं होंगे भाई साहब। एग्जांपल के लिए ले लो 1.5 मीटर, अब इसको सेंटीमीटर में करोगे तो 150 सेंटीमीटर। दोनों में कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? देखो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दो तो नहीं हुआ कुछ भी। तो याद रखना जब तुम यूनिट चेंज करते हो तो नहीं होता। एक और उदाहरण देके दिखाता हूं मैं तुमको, ठीक है ना, तुमको अच्छे से समझेगा। वैसे ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं फिर उदाहरण ले लेंगे, ठीक है ना। इस वाले नोट पे उदाहरण लेंगे, इसके बाद पहले क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर का एक क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। 0.003 नंबर जो है वो 1 से छोटा है, सही बात है, ये नंबर जो है 1 से छोटा है, तो स्टार्टिंग के सारे जीरो को इग्नोर मारेंगे, एक सिग्निफिकेंट। दूसरा वाला देखो, नंबर अगेन 1 से छोटा है, तो स्टार्टिंग के जीरो को मारेंगे इग्नोर, डेसिमल के बाद वाले जीरो को काउंट करेंगे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहां पे देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को मारेंगे गोली तो 6.4 आ जाएगा सीधे, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को मारो गोली तो 1.6 मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहां पे भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को मारो गोली तो 9.1 मतलब 2 सिग्निफिकेंट। सिंपल। अब वही लॉजिक पे वापस आते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेंथ किसी चीज का तुमने मेजर किया 125 मीटर, अब तुम इसको अगर ऐसे लिखते हो 125 इंटू 10⁻1 मीटर, कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा ये इसको छोड़ो, तो यहां पे कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होता, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। अब देखो यहां पे इधर वाले को इग्नोर मारना, इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 5 00 आ जाएगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तुम बोलोगे सर 3। इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 3, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब यहां पे 10⁻2 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने। अच्छा अगला देखो 125, यहां पे मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट किया फिर तो 3 जीरो आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं 125 इंटू 10⁻3 मिलीमीटर। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को तो हम इग्नोर मारते हैं, तो हर बार मेरा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम ही होगा, 3 3 3। बोलने का मतलब यह है कि जब हम यूनिट्स को चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलता। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। तुम्हारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, जो 10⁻² कुछ पावर है, उसको तुम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ए तुम्हारा जो नंबर था, जैसे 6.4 था, 5.6 था, कुछ भी, इंटू 10⁻n। ये जो 10 ए जो है, ये तुम्हारा हमेशा जब तुम अभी न्यूमेरिकल करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाले जब क्वेश्चन आ जाएंगे तो ए की वैल्यू तुम 5 से छोटा और 0.5 से बड़ा, तो ए इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। हमेशा तुम्हें ये बात याद रखना है, ठीक है ना, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। और ये जो 10⁻n में जो n है, ये तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो। इसके ऊपर एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तुम बाद में करना, मैं अभी तुमको ये चीज करना थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते कैसे। अर्थ जो हमारा है वो 6400 किलोमीटर है। तुम्हें पता है कि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है शायद तुम बता दो, लेकिन तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि ए को इस रेंज में लेके आओ, 0.5 से बड़ा या फिर उसके बराबर, और 6 से 5 से छोटा। ओके, अब अगर तुम इसको डायरेक्टली ऐसे कर देते हो कि भैया 64 इंटू 10⁻², तुम बोलोगे भैया ये 64 है, ये 10⁻², तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 हो गया, और ये मेरा ए की वैल्यू 64 होगी। गलत, 64 तो 5 से बहुत बड़ा है। तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पे 5 से छोटा रखना है, 4.9 तक जा सकते हो तुम, 4.99 तक जा सकते हो, 5 नहीं जा सकते, और 0.5 से बड़ा रखना है तो, या बराबर रखना है। तो देखो यहाँ पे अब क्या करूंगा मैं, इसको किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। ओके, किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अभी भी नहीं चलेगा काम, अब ये क्या हो जाएगा 64,000 मीटर, नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। अब मैंने इसको क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया कि 64 इंटू 10⁻5, सही है ना, 5 जीरो देखो, नहीं अभी भी बड़ा है। अब मैं इस मीटर को मिलीमीटर, इस मीटर को मैं अब थोड़ा सा पावर्स एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं। देखो
या फिर तुम इसको और फर्दर छोटा कर सकते हो, मिलीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, उससे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारा वही रहेगा। तो मैं डेसिमल को यहां से यहां तक शिफ्ट कर देता हूं, तो 6.4 हो गया। अभी भी ये 5 से बहुत बड़ा है, हमें 5 से छोटा चाहिए। मैं डेसिमल को एक बार और शिफ्ट करूंगा, ये पावर बढ़ता चला जाएगा, ये 6 हो गया, एक बार और इधर करूंगा तो ये 7 हो जाएगा, और अब ये 0.64 हो गया जो कि 0.5 से ऑब्वियसली बड़ा है। तो अब मैं इसका बता सकता हूं कि हाँ भाई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मेरा 7 है यहाँ। तो कुल मिला के करना क्या था कि जो भी चीज तुम्हें दिया रहे उसको तुम मीटर सेंटीमीटर जिसमें कन्वर्ट करना है करो, मत करो वो तुम्हारे ऊपर है, बट तुम्हें उसको 0.5 से थोड़ा सा बड़ा या उसके बराबर और 5 से छोटा करना है। ओके, ये तुम्हारा कार्यक्रम है। चलिए, और सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्वियसली 2 होंगे क्योंकि वो 2 ही थे, वो नहीं बदलने वाले हैं। ओके, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी टॉपिक पे डिपेंडेंट है, तो ये क्वेश्चन तुम बिल्कुल ट्राई करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन। अब अगला देखो, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। तो हमारे 2 छोटे छोटे टॉपिक रह गए, एक हमारा रह गया राउंड ऑफ कैसे करते हैं, जो तुमने सीखा होगा ना कि 4.9 को अप्रोक्सीमेटली 5 ले लो, 4.43 को अप्रोक्सीमेटली ये ले लो, तो वो राउंड ऑफ कैसे करते हैं उसके कुछ रूल्स हैं। और दूसरा हमारा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, तुम्हारे पास है 4.364, इसका तुम्हें राउंड फिगर लिखना है, लेकिन तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो तुम्हारे आंसर में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। गॉट इट? तो मान लो कि हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे, तो भाई हम देखते क्या है कि मान लो मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो मुझे 3 डिजिट्स चाहिए। अब ये 3 डिजिट में मैं क्या लिखूं, 4.36 लिखूं, इस 4 का क्या करूं, मैं राउंड ऑफ कैसे करूं? तो इसके लिए रूल क्या है कि इफ द नेक्स्ट नंबर इज, देखो मुझे यहां तक चाहिए, तो इफ द नेक्स्ट नंबर इज लेस देन 5, अगर मेरा नेक्स्ट नंबर 5 से छोटा है, तो क्या ये 5 से छोटा है? नहीं, नेक्स्ट मतलब वैसे ये होता है, समझे क्या? ठीक है, बाद वाला। तो नेक्स्ट नंबर अगर मेरा 5 से छोटा है, तो ऑब्वियसली 5 से छोटा है, देन राइट एज इट इज, जितना सिग्निफिकेंट चाहिए, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो 4.36 ही लिख दिया। ये 5 से छोटा है इसलिए जो नंबर है वो एज इट इज लिख दो। गॉट इट? चलो अगला देखो, अब इफ द नेक्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन 5, अब यहां तक तुमको आंसर चाहिए था, और ये वाला जो इसके बाद वाला है वो 5 से बड़ा है, तो लास्ट वाले नंबर जहां तक चाहिए, यहां तक चाहिए ना तुमको, लास्ट वाले में 1 बढ़ा दो, तो 4.36 के जगह 4.37 लिख दो, 1 बढ़ा दो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मेंटेन करते हुए। अब हो सकता है कि अगला डिजिट जो हो वो बिल्कुल 5 ही हो, यहां तक तुम्हें आंसर चाहिए, और अगला जो डिजिट है वो इक्वल टू 5 है। तो अगर वो 5 है तो 5 के आगे क्या है ये चेक करो, क्या वो एक नॉन जीरो नंबर है? 5 के आगे मैंने चेक किया, ये 5 है ना, तो 5 के आगे क्या है? तो 5 के आगे तो 3 है, समझ रहे हो? आगे बोला जा रहा है, तो 5 के आगे 3 है, 3 एक नॉन जीरो, जीरो नहीं है ना। इफ यस तो एक ऐड कर दो, मतलब यहां पे एक बढ़ा दोगे तो 4.37 हो जाएगा 4.36 के जगह, अगर 5 के आगे एक नॉन जीरो डिजिट है, जीरो नहीं है तो। अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि 5 के आगे चेक करो और जीरो निकले। इफ द नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5, तो 5 के पीछे चेक करो। अब समझो मेरी बात, इफ द नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5, यहां पे क्या था, इफ द नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5, देन 5 के आगे क्या है चेक करो, नॉन जीरो है। इफ यस देन ऐड 1 टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे देखो, इफ द नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5, अगर तुम्हारा नेक्स्ट नंबर 5 है तो 5 के पीछे चेक करो। ओके, मतलब यहां पे आप समझो, यहां पे बोलने का मतलब क्या है कि तुम्हारा ये नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 है। ओके, यहां तक तुमको आंसर चाहिए, और 5 के बाद अब जीरो आ गया, तो जीरो आ गया तो कहां चेक करोगे? आगे तो नॉन जीरो नहीं है, जीरो है, तो तुम पीछे वाला देखोगे, पीछे वाला आप देखोगे कि तुम ऑड है कि इवन है, तो ये क्या है, इवन है। अगर इवन है तो एज इट इज लिख दो, तो ये आ जाएगा 4.36 एज इट इज। क्या कहा मैंने कि अगर 5 है तो 5 के आगे देखा, नॉन जीरो रहता तो एक बढ़ा देते, लेकिन ये तो जीरो है, अगर जीरो है तो पीछे चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड है, इवन है तो एज इट इज लिख देंगे, 6 इवन नंबर है ना, तो एज इट इज लिख दिया, ठीक है ना, 5 के पीछे 6 है तो एज इट इज लिख दिया 4.36। 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए था इसलिए ये लिख रहा है। अगला देखो 4.3750, अब देखो यहां तक मुझे आंसर चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक 5 है और 5 के आगे तो जीरो है, तो मैं पीछे चेक करूंगा कि इवन है कि ऑड है, तो ये तो ऑड नंबर निकला, ऑड है तो एक बढ़ा दो, तो 4.37 के जगह एक बढ़ा दोगे तो 4.38 आंसर आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए था। अब हो सकता है एक केस जहां पे 5 हो और 5 के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका मतलब जीरो है, ये बात याद रखना, ठीक है ना, तो रूल वही लग जाएगा, 4.38 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 5 के आगे कुछ भी नहीं है तो जीरो है, जीरो है तो पीछे चेक करेंगे, पीछे चेक किया तो ऑड निकला, ऑड निकला तो एक बढ़ा दिया। तो ये तुम्हारे 6 रूल्स है, इस 6 रूल्स का यूज करके तुम अभी इन सभी चीजों को राउंड ऑफ करने की कोशिश करो।
मैं स्क्रीन पे से हट जाता हूं, तो मैं टिक 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 करके टाइम बताता हूं, तुम लोग इसको फटाफट फटाफट करो। आई होप कि तुमने कर लिया होगा, चैट में सारे आंसर लिख दियोगे, नहीं हुआ तो वीडियो पॉज कर लो भाई। ओके, अब देखो यहां पे तुम्हें अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंड ऑफ करना है, मतलब मुझे आंसर में 2 ही फिगर्स चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए। तो आगे का तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। तो पहला, अब देखो सारे रूल्स का तुम्हें इस्तेमाल करना है यहां पे। इसमें देखो 2.8 अगला डिजिट क्या है, 8 के बाद जहां तक तुम्हें चाहिए उसके बाद क्या है, 2 है, 2 5 से छोटा है तो एज इट इज लिख दो 2.8। अगला देखो यहां तक तुम्हें चाहिए 7 है, 7 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा दो 2.9, यहीं तक चाहिए ना तुम्हें। अगला यहां देखो 5 है, 5 के आगे चेक करो नॉन जीरो है तो एज इट इज लिख दो 1 बढ़ा दो, नॉन जीरो है तो 1 बढ़ा दो 2.9। ओके, अच्छा यहां तक चाहिए 5 है, 5 के आगे चेक करो, 5 के आगे जीरो है, हाँ जीरो है, तो पीछे वाला चेक करो अगर जीरो है तो ऑड है कि इवन है, इवन है तो एज इट इज लिख दो। अच्छा 5 के आगे कुछ भी नहीं है तो जीरो है, पीछे वाला चेक करो, इवन है तो एज इट इज लिख दो, खत्म। वही जो हमने 5-6 रूल्स पढ़े उसी का इस्तेमाल करना। ओके, और एग्जांपल लो, और एग्जांपल लो 2.750, यहीं तक करना है तुम्हें 2, ठीक है ना। 5 है, 5 के आगे चेक करो, जीरो है, हाँ जीरो है, तो पीछे चेक करो क्या है, ऑड है, हाँ ऑड है, ऑड है तो क्या करोगे, 1 बढ़ा दोगे तो 2.8। इतना ही चाहिए ना तुमको, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो 5 है, 5 के आगे कुछ नहीं है तो जीरो है, पीछे चेक करो, ऑड है तो 1 बढ़ा दो 2.8। अगला देखो 6 है, 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा दो तो 4.4। यहाँ देखो 5 से बड़ा है तो 4.4। ओके, तो ये तुम्हारा कुल मिला के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वही 6 रूल्स का इस्तेमाल करना है कि आगे क्या है, 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है, 5 है तो 5 के बाद क्या है, जीरो है या नहीं है, अगर जीरो है तो पीछे वाला इवन है कि ऑड है, सिंपल। ओके, अगला सुनो, तुम्हें लास्ट टॉपिक है तुम्हारी टेक्स्ट बुक का कि तुम्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। 2 अलग रूल्स फॉलो होते हैं, जैसे मान लो 2 डिजिट्स को ऐड करना है तो तुम मिनिमल या सब्ट्रैक्ट करना है तो मिनिमल डेसिमल देखोगे, तुम बहुत छोटा है, एक शब्द में समझ जाओगे तुम। 1.34 को 1.1 से ऐड किया तो आंसर मेरा आ जाएगा 2.44, मगर मुझे ये सिग्निफिकेंटली सही चाहिए, तो मैं देखूंगा कि सबसे कम डेसिमल नंबर किसके पास था। इसके पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट था, इसके पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो मेरा जो आंसर आना चाहिए उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा 2.4। क्यों? क्योंकि 5 से छोटा है तो एज इट इज लिख दिया, समझे। फिर से एक और एग्जांपल लो, देखो मान लो एक और एग्जांपल लो 3.46 प्लस 1.2, एब्सोल्युटली तुम देखो यहाँ पे मिनिमल डेसिमल किसका है, इसका है, तो तुम्हें 2 डेसिमल में ही आंसर चाहिए। अब उसको तुम सिग्निफिकेंट के हिसाब से एडजस्ट करोगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 4.66, लेकिन तुमको इतना ही आंसर में चाहिए, तो ये 6 का क्या करोगे, 5 से बड़ा है तो एक बढ़ा दो 4.7। चलो क्लियर हो गया। अब देखो 4.432 माइनस 1.10 आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3.332। अब यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है, तो तुमको डेसिमल के बाद यहीं तक आंसर चाहिए, तो 2 का क्या करोगे, 5 से छोटा है तो एज इट इज लिख दो 3.33, ये यहां तक एज इट इज लिख दो क्योंकि तुम्हें इतना ही आंसर चाहिए 3 डिजिट्स का, समझे। अगला देखो लास्ट, अब ये वाला थोड़ा सा अलग है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो तो तुम मिनिमल सिग्निफिकेंट फिगर देखते हो, मतलब देखो यहाँ पे 1.34 इंटू 1.1, अब ऊपर इसका आंसर क्या आएगा 1.474। अब इसके अंदर तुम्हारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तुम बोलोगे 3, इसके अंदर तुम्हारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो याद रखो तुम्हारे आंसर के अंदर भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, तो 2 मतलब यहां तक। अब ये 7 जो 5 से बड़ा है तो ये 1.5 लिख दोगे। अगला देखो यहाँ पे 1.2 इंटू 1.2 1.44 आंसर आएगा, दोनों में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहा है तो तुम्हारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आना चाहिए, तो ये 1.4 ही आ जाएगा। तुम्हें पता है 4 जो है 5 से छोटा है, 4 एज इट इज लिख देंगे, 1.4 एज इट इज। सेम गोज फॉर डिवीजन, मल्टीप्लाई देखो यही हमने अभी किया था, 1.5 डिवाइड बाय 1.5 आंसर क्या आता है 1 आता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा यहाँ दोनों जगह 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो कैसे करोगे, तो एक 0.0 लिख दोगे, तो 1.0 में डेसिमल के बाद 0 है तो सिग्निफिकेंट है, समझे। तो ये हमने सारे केसेस कवर कर लिए। अब अगर आपको और डिटेल में चीजें सीखनी है, आपको लाइव बैचेस में चीजें करनी है और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ऑब्वियसली मैं टेक्स्ट बुक के अंदर का क्वेश्चन यहाँ पे कोशिश करूंगा मैं आपको पढ़ा दूं, लेकिन अगर आपको और ज्यादा चीजों को सीखनी है, बहुत अच्छे से सीखनी है, तो आप डेफिनेटली हमारा उड़ान बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो हमारा नंबर है, बहुत सारे बच्चे बहुत खुशी से पढ़ रहे हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया वहां से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे इस चैप्टर का पूरा थियरी होता है खत्म,
मैं आशा करता हूं कि आपको मेजॉरिटी चीजें समझ में आई होंगी। एक बार में नहीं समझ में आई, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, अपने आप समझ में आएगा। ये वीडियो वाज ऑल अबाउट मेकिंग अ स्ट्रांग फाउंडेशन जो मैंने कर दिया। अब हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर से करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग अगला चैप्टर मैथमेटिकल मेथड स्टार्ट करेंगे। चैनल पे मेरा गोल है बहुत सारी चीजें डालना, तो इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगर चैनल का ग्रोथ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मैं काम करना बंद कर दूंगा। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं लाइव बैच के किसी लेक्चर के अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये नंबर